कभी सोचा है अदालतें ये कैसे तय करती हैं कि सच क्या है और झूठ क्या? मतलब जो कुछ हम फिल्मों में देखते हैं ना, उसके पीछे एक पूरी की पूरी दुनिया है। और आज हम उसी दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरने वाले हैं। आइए सबूतों के इस पूरे खेल को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब दो पक्ष बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुना रहे हों, तो एक अदालत सच तक पहुंचती कैसे है? आखिर जज किसकी बात पर यकीन करे? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल चीज में छिपा है। और वो चीज है सबूत। कानूनी भाषा में कहें तो सबूत वो हर चीज है जो अदालत के सामने किसी बात को साबित करने या फिर उसे गलत साबित करने के लिए रखी जाती है। ये वो बुनियाद है जिस पर इंसाफ का पूरा ढांचा खड़ा होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी कुछ भी उठाकर अदालत में ले आए और वो सबूत बन जाए। नहीं, इसके लिए बहुत सख्त नियम है। और भारत में ये सब कुछ तय होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के हिसाब से। इसे ना एक रूल बुक की तरह समझ लीजिए, जो पूरे खेल के नियम तय करती है। ये एक्ट सिर्फ ये नहीं बताता कि अदालत में किन बातों पर बहस होगी, बल्कि ये भी तय करता है कि उन बातों को साबित करने के लिए किस तरह के सबूत इस्तेमाल हो सकते हैं। हर चीज की इजाजत नहीं होती। अच्छा, चलिए इसे और आसान करते हैं। कानून ना दो तरह के फैक्ट्स की बात करता है। पहले हैं विवादित तथ्य, यानी केस का मेन सवाल, जैसे क्या राम ने श्याम की दुकान से चोरी की? ये वो सवाल है जिसका जवाब अदालत ढूंढ रही है। और दूसरे हैं प्रासंगिक तथ्य। ये वो छोटे छोटे सुराग हैं जो मेन सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करते हैं, जैसे क्या राम के घर से चोरी का सामान मिला, या फिर क्या सीसीटीवी फुटेज में राम दुकान के पास दिख रहा था। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि साबित क्या करना है। लेकिन अगला सवाल है, साबित करेगा कौन? यहीं पर सबूत का भार, जिसे बर्डन ऑफ प्रूफ भी कहते हैं, उसका सिद्धांत सामने आता है। तो देखिए, क्रिमिनल मामलों में ना ये बोझ हमेशा प्रोसिक्यूशन पर होता है, मतलब सरकार के वकीलों पर। और ये एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है कि कोई भी इंसान तब तक बेगुनाह है जब तक कि उसका गुनाह साबित ना हो जाए। आरोपी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, अपनी बेगुनाही तो बिल्कुल नहीं। सारी की सारी जिम्मेदारी वो आरोप लगाने वाले की है। और ये साबित करना कोई आसान काम नहीं है। कानून कहता है कि गुनाह को उचित संदेह से परे, यानी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, साबित करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आरोपी शायद गुनहगार है, नहीं। इसका मतलब है कि सबूत इतने ठोस होने चाहिए कि किसी भी समझदार इंसान के मन में आरोपी के दोषी होने को लेकर कोई लॉजिकल शक बाकी न रह जाए। जैसा कि अदालतों ने बार बार कहा है, संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता। मतलब साफ है, सिर्फ एक गहरे शक या अंदाजे के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ठोस असली सबूत चाहिए। अब चलते हैं अगले पड़ाव पर। ऐसा नहीं है कि कोई भी जानकारी अदालत में सबूत बन सकती है। अदालत ना एक बहुत सख्त गेट कीपर की तरह काम करती है। वो ही तय करती है कि कौन सी जानकारी अंदर आने के लायक है और कौन सी नहीं। और इसी प्रोसेस को सबूत की स्वीकार्यता या एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस कहते हैं। तो इस गेटकीपर को पार करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले सबूत को प्रासंगिक होना चाहिए, यानी उसका केस से कोई लेना देना होना चाहिए। दूसरा, उसे कानूनी रूप से हासिल किया गया हो। गैर कानूनी तरीकों से मिले सबूत को अक्सर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और तीसरा, उसे अदालत के सामने सही तरीके से पेश करना होता है, जो भी नियम है उनका पालन करते हुए। अच्छा, एक बहुत ही आम गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। क्या किसी के खिलाफ सिर्फ एक एफआईआर दर्ज हो जाना उसके दोषी होने का सबूत है? क्या लगता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वो तो बस पुलिस को ये बताती है कि हाँ, मुमकिन है कि कोई अपराध हुआ है। ये तो इन्वेस्टिगेशन की बस शुरुआत है, उसका अंत नहीं। अपने आप में ये किसी के गुनहगार होने का कोई पक्का सबूत नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह अगर कोई इंसान पुलिस कस्टडी में कोई बयान देता है तो वो अपने आप अदालत में सबूत नहीं बन जाता। हमारा कानून इस बात को पक्का करने के लिए बहुत सावधान है कि सिर्फ वही बयान सबूत माने जाएं जो बिना किसी दबाव के दिए गए हों। तो एक बार फिर आखिरी फैसला अदालत का ही होता है। चलिए इन सभी रूल्स को एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं एक चोरी का मामला है। तो इस चोरी के मामले में प्रोसिक्यूशन क्या-क्या सबूत ला सकता है? जरा सोचिए। हो सकता है दुकान का सीसीटीवी फुटेज जिसमें आरोपी साफ दिख रहा हो,
शायद कोई चश्मदीद गवाह हो जिसने उसे भागते हुए देखा था, या फिर पुलिस को आरोपी के घर से चोरी का सामान मिल जाए। और हाँ, फोरेंसिक सबूत जैसे कि फिंगरप्रिंट्स, वो भी बहुत अहम हो सकते हैं। अब अदालत इन सभी टुकड़ों को एक साथ कैसे जोड़ती है? देखिए, सबसे पहले वो हर सबूत की जांच करती है, क्या ये स्वीकार्य है? फिर वो गवाहों को परखती है, क्या इनकी कहानी पर भरोसा किया जा सकता है, क्या ये सच बोल रहे हैं? इसके बाद वो तराजू के दोनों पलड़ों में सभी सबूतों को बिना किसी भेदभाव के तौलती है, और आखिर में वो अपना अंतिम फैसला सुनाती है। क्या प्रोसिक्यूशन ने अपना केस उचित संदेश से परे साबित किया है? तो सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि सबूत के नियम सिर्फ गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि ये बेगुनाहों को बचाने के लिए भी हैं। ये नियम पक्का करते हैं कि किसी को भी बिना ठोस सबूत के सजा न मिले, और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। निर्दोषों की रक्षा करने और दोषियों को सजा दिलाने के इस नाजुक संतुलन में वो कौन सा नियम है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है? सोचने वाली बात है।